हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक हमारा होगा वो स्ट्रेस होगा, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो स्ट्रेस क्या होता है ये बात समझिए जरा। जब हम किसी मेंबर को, मान लेते हैं यही कोई मेंबर है, हम इसको पकड़ करके दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा करके पुल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक इन द सेंस कि पूरी लेंथ में उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, पूरी लंबाई में उसकी जो मोटाई है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर एक प्रिज्मेटिक बार है जो कि पूरी लेंथ में जिसका क्रॉस सेक्शन एक समान है, और इस पर दो इक्वल, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, दो इक्वल अपोजिट टेंसाइल फोर्स लगा करके इसको क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। जैसे ही हम ये फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, ये मेंबर जो है वो डिफॉर्म होना चाहता है, यानी फोर्स लगाने की वजह से ये मेंबर क्या होगा, डिफॉर्म होगा। लेकिन ये मेंबर जो है वो मिल करके बना है मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस फोर्स की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। आइए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है और एक यहाँ पे है, ऐसी एक यहाँ है। हम यहाँ पे गौर करें कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पहले जब फोर्स नहीं लगा था तो उनके बीच की जो दूरी थी वो अपना मतलब कुछ थी जिसे आर नॉट से डिनोट किया जाए, जिसे क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोला जाता है, आर नॉट। जब हम ये फोर्स लगा करके इसको खींचते हैं तो अब जो है इस मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर नॉट न रह करके वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स का जो नेचर होता है वो फोर्स लगाए जाने के नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स है, यानी तनन बल है। तो इस बल के कारण इस मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है वो आफ्टर अप्लाइंग पुलिंग फोर्स, अगर बीच की दूरी आर जो है पहले वाली इनिशियल दूरी से क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो इस मेंबर में क्या आएगा, टेंशन आएगा। और टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, इस ये और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहेंगे, पास होना चाहेंगे। यानी इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में ये मॉलिक्यूल्स ने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया। और ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर इसका जस्ट उल्टा हम करते, हम क्या करते, इसी मेंबर को क्या करते, ऐसे इस पे पुशिंग नेचर का फोर्स लगाते, तो होता क्या कि यही दो मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक दूसरे को क्या करते, रिपल करते। यानी जब पुशिंग फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस दौरान मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी अगर आर डैश है तो आर डैश जो होती है वो इनिशियल दूरी से क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी जब जो है मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आप बढ़ाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो प्रतिरोधी बल होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो टेंसाइल नेचर का होगा। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आप घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स में जो रेजिस्टेंस होगा वो कंप्रेसिव रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि मैंने एक प्रिज्मेटिक मेंबर लिया था, इस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया है। अब जो ये फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, पहले से बढ़ गई है। चूंकि ये मेंबर जो है इलास्टिक मेंबर है, वो क्या करना चाहेगा,
अपने आप को ओरिजिनल शेप में रखना चाहेगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करना चाहेंगे। तो इस पूरे ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पर हर मॉलिक्यूल्स अपनी भूमिका देगा और हर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। यानी कि पूरे क्रॉस सेक्शन पर, यानी कि पूरे क्रॉस सेक्शन पर, पूरा क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब कि ये पूरा जो आपका हैचिंग लाइन दिख रही है यही क्रॉस सेक्शन है, और इस पूरे क्रॉस सेक्शन के सभी मॉलिक्यूल्स मिल करके एक साथ क्या करेंगे, इस बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको क्या करना चाहेंगे, रेजिस्ट करना चाहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे क्रॉस सेक्शन पर जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर आ रहा है ये जो है इंटरनल है, ये नेचर में कैसा है, इंटरनल है, और ये जो है किसके अगेंस्ट में ऑफर्ड हुआ है, वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में हुआ है। चूंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस की डिफिनीशन नोट करिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, वस्तु पर अगर कोई डिफॉर्मेबल बॉडी हो जिस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो वो वस्तु डी शेप होती है, और जब डी शेप होती है तो वो डिफॉर्मेशन के विरुद्ध क्या देती है, प्रतिरोधी बल देती है। और एक क्षेत्रफल पर यानी यूनिट एरिया पर जितना रेजिस्टेंस आता है उसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल ऑफर्ड बाय मटेरियल, वस्तु के द्वारा दिया गया आंतरिक प्रतिरोधी बल किसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में, डिफॉर्मेशन के विरुद्ध में, ऑन यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर क्या कहलाता है, ये प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, प्रतिबल कहलाता है। आप यहाँ फिगर में स्क्रीन पर देखिएगा जरा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, अगर मेंबर जो है हम इसको पुल कर रहे थे तो हुआ क्या कि एक समय बाद क्या होता है, जैसे हम इसी मार्कर को ले लेते हैं, पकड़ के खींचते हैं तो ये फिर रुक जाता है। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो अगर पूछा जाए तो किसको रेजिस्ट किया है, एक्सटर्नल फोर्स को। तो न्यूमेरिकली कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। तो स्ट्रेस की डिफिनीशन के बेस पर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा, स्ट्रेस सिग्मा बराबर क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। चूंकि पूरे एरिया पर, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो कैपिटल आर आ रहा है, तो यूनिट एरिया पे कितना आएगा, यूनिट एरिया पे जो रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर डिवाइडेड बाई ए आएगा। कितना आएगा डियर, आर डिवाइडेड बाई ए आएगा, और यही क्या कहलाता है, आपका प्रतिबल कहलाता है डियर। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, इंटरनल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। चूंकि इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल आर और एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली क्या है, बराबर हैं, तो हम आर की जगह पर एफ डिवाइडेड बाई ए भी लिखा जा सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी यहाँ हासिल करते हैं। ये मान लेते हैं एक मेंबर है, सर्कुलर मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल यानी सतह के लंबवत क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और एरिया के लंबवत एक बल एफ लग रहा है। तो हमने दाब की परिभाषा, प्रेशर की परिभाषा क्या पढ़ी है कि यूनिट एरिया पर आने वाला, ध्यान से नोट करना इसको, यूनिट एरिया पर आने वाला एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स यानी एकांक क्षेत्रफल पर आने वाला अभिलंबवत बल
तो यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस पर आने वाला अभिलंब बल कितना है, एफ है। ये बल जो है कभी भी आपका शियर फोर्स नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, अभिलंब बल होगा। यानी ये जो बल होगा वो कभी भी सतह के समांतर नहीं होगा। तो प्रेशर के लिए हमेशा जो डिफिनीशन रहेगी वो रहेगी कि एकांक क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर या अभिलंबवत आने वाला जो बल होता है वह बल वो क्या कहलाता है, वही दाब कहलाता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ये क्या कहलाएगा डियर, आपका प्रेशर कहलाएगा। तो जो प्रेशर से जो क्वेश्चन राइज होते हैं वो पूछा जाता है कि प्रेशर स्ट्रेस से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ये पूछा जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एक बेसिक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। प्रेशर का फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस का फार्मूला एफ बाई ए आया है और प्रेशर का फार्मूला भाई भी एफ बाई ए आया है। तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही होते हैं? तो फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जी हाँ, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर देखने में एक जैसे होती हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है यहाँ पे नोट किया गया है, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर न्यूमेरिकली इक्वल। स्ट्रेस और प्रेशर जो होते हैं वो अगर पूछा जाए तो केवल न्यूमेरिकली एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में अगर फर्क पूछा जाए तो क्या है, फर्क ये होता है स्ट्रेस एक टेंसर है जबकि दाब जो है वो क्या है, स्केलर है। जी हाँ दोस्तों, टेंसर क्वांटिटी के बारे में मैं बता दूं, क्वांटिटीज तीन तरह की होती हैं, एक होती है वेक्टर, दूसरी स्केलर, तीसरी होती है टेंसर। स्केलर किसको कहा जाता है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको केवल मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर दिया जा सके। मतलब ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड ही केवल हो, उसमें मैग्नीट्यूड से ही केवल डिफाइन किया जा सके। जैसे किसी चीज का मास हो गया, अगर बोल दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 केजी है तो वो अपने आप में पूरी तरह से क्या है, डिफाइन है। लेकिन जो वेक्टर होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आप नहीं जोड़ते हैं तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी अधूरी होती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, हमने क्या किया, आपसे बोला इस पे फोर्स लगाइए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि कितना फोर्स लगाया जाए, हाउ मच, यानी आप मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। फिर हमने बोला 40 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो आपने 40 न्यूटन का लगाया, लेकिन फिर आप पूछोगे कि किधर की तरफ लगाया जाए, इधर से लगाया जाए, इधर से लगाया जाए, इधर से लगाया जाए। यानी कि तो आपको फोर्स अगर किसी चीज पे ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाना है और इस पॉइंट पर लगाना है और लेफ्ट से राइट की ओर लगाना है। यानी फोर्स को पूरी तरह से आपको डिफाइन करने के लिए डियर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन को जोड़ना जरूरी है। यदि डायरेक्शन नहीं आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। इसी तरह से आपको वेक्टर बता दिया हमने, स्केलर बता दिया। अब जानते हैं टेंसर क्या होती है। टेंसर डियर, टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन डायरेक्शन डिफाइन ना हो, डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में हो तो उसे बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, जी हाँ, टेंसर किसको कहते हैं यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मेंबर है, यहाँ मान लेते हैं एक प्रिज्मेटिक मेंबर है और इसको हम क्या करते हैं, पकड़ करके खींचते हैं, तो होगा क्या कि जब हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, तो फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर पूछा जाए डिफॉर्मेशन किधर होगा तो आप बताओगे डियर कि इसकी
लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी। अब मेरा सवाल ये है, लेंथ अगर बढ़ेगी तो इसकी विड्थ और थिकनेस क्या होगी, तो आप बताएंगे इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि यहाँ पर प्रिज्मेटिक मेंबर पर फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लगा है, लेकिन डिफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कि डिफॉर्मेशन लेंथ में भी हुआ है और आपके क्रॉस सेक्शन में भी हुआ है। यहाँ लेंथ क्या हुई है, इस मेंबर की बढ़ गई है, और अगर क्रॉस सेक्शन पूछा जाए क्या हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन आप बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ है, घट गया है। तो कोई भी इलास्टिक बॉडी होती है, अगर उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होता है, तो जैसे ही आप इस फोर्स को हटाते हैं तो ये वस्तु क्या करना चाहती है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करना चाहती है। यानी ये वस्तु जो है, अगर पूछा जाए कि किधर की ओर रेसिस्ट करेगी, तो ये कहेगी ये लंबाई को अपने छोटा करना चाहेगी, यानी मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहेंगे, और साथ साथ में पूछा जाए और क्या करना चाहेगी, तो ये बताएगी हम अपनी मोटाई को पहले जैसा करना चाहते हैं। यानी कि ये लेटरल डायरेक्शन में क्या करेगी, धक्का लगाएगी, रेसिस्ट करेगी। यानी फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लगा है, वेट आपका केवल एक डायरेक्शन में लगा है, लेकिन जो रेसिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिया जा रहा है वो तीनों डायरेक्शन में दिया जा रहा है। तो लिख लीजिए आप कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है, स्ट्रेन एक टेंसर क्वांटिटी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। जी हाँ, मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जिसका मैग्नीट्यूड हर जगह पर अलग अलग मिलता है, वो भी डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसर रखा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट निकालो, यहाँ के अबाउट निकालो और यहाँ के अबाउट निकालो, तो हर एक एक्सिस के अबाउट वस्तु वही है, लेकिन इनर्शिया का मान क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलग अलग मिल रहा है। तो आप यही कहेंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी वेक्टर ना हो करके वो टेंसर क्वांटिटी होगी। तो आप स्पेशल कमेंट में नोट करिएगा डियर कि स्ट्रेस और प्रेशर न्यूमेरिकली एक जैसे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रेशर क्या होती है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ नोट में जो लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगर पूछा जाए स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो स्ट्रेस का फार्मूला और प्रेशर का फार्मूला दोनों एक ही जैसा है। यानी स्ट्रेस की एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। अगर यूनिट कन्वर्जन की बात किया जाए, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेस बेसिस, तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना होगा। एक पास्कल को एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। एक मेगा पास्कल बराबर 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक मेगा पास्कल बराबर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 10⁻6 नीचे 10⁻6 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह से 1 गीगा पास्कल बराबर आप लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा जरूर, मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो 1 मिनट के लिए इस पूरी चीज को जो भी यहाँ पे नोट की गई है कृपया इसे नोट कर लीजिए। अब एक लाइन लिखिएगा, यदि कोई मेंबर डिफॉर्म होने के लिए वो पूरी तरह से फ्री हो, यदि कोई मेंबर डिफॉर्म होने के लिए पूरी तरह से फ्री हो तो उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी जो होती है वो प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रखी जाएगी, जिसे मैं आगे बताऊंगा।
अब देखिएगा, टाइप ऑफ स्ट्रेस, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, जो यहां से क्वेश्चन राइज होगा मैं बताऊंगा। टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस दो तरह का होगा। पहला होगा आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, और इसी को कन्वेंशनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। और दूसरा जो स्ट्रेस आएगा आपका वो ट्रू स्ट्रेस होगा, इसी को एक्चुअल स्ट्रेस भी बोला जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या होता है, सिर्फ फार्मूले की बात है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या कहता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, लोड लगाने के पहले वाला यानी पुराना वाला एरिया। और ट्रू स्ट्रेस की जो डिफिनीशन होती है या एक्चुअल स्ट्रेस, वो क्या कहता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, लोड लगाने के बाद अगर टेंसाइल फोर्स लगा है तो आपको पता है कि वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, मोटाई उसकी कम हो जाती है। तो लोड लगाने के बाद का एरिया, यानी यहाँ पे कौन सा एरिया लिया जाएगा, एक्चुअल एरिया लिया जाएगा। तो इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस में सिर्फ यही फर्क होता है, नीचे के एरिया की बात की जाए, यहाँ पे इंजीनियरिंग में पुराना वाला एरिया लिया जाता है, लोड लगाने के पहले वाला, और ये माना जाता है कि बिफोर लोडिंग और आफ्टर अप्लाइंग लोडिंग उसके क्रॉस सेक्शन में लगभग ना के बराबर क्या आता है, चेंजेस आता है। लेकिन एक्चुअल वाले में क्या किया जाता है, जो लोड लगाने के बाद का एरिया होता है उसे कैलकुलेशन में ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे नोट करके आपको रखना क्या है, याद रखना है, टेंशन टेस्ट में, इन टेंशन आपको पता है टेंसाइल टेस्ट जब भी किया जाएगा तो, और ओल्ड एरिया अगर बात किया जाए, खींचने के बाद जो है एक्चुअल एरिया क्या होगा, पुराने एरिया से क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, अधिक है। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू आएगी, नीचे इसका वैल्यू कम है तो ये सॉल्व करने पे ज्यादा मिलेगा, और ये वाला क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस आधार पर आप लिखेंगे कि टेंशन टेस्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो एक्चुअल स्ट्रेस से क्या होता है, कम होता है। इसका जस्ट उल्टा इन कंप्रेशन अगर बात किया जाए, इन कंप्रेशन बात किया जाए, तो सिग्मा इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस होगा वो एक्चुअल स्ट्रेस से क्या होगा, वो उससे अधिक होगा। क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन में ओल्ड एरिया जो होगा वो एक्चुअल एरिया से क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल एरिया से घट जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका जेई के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा और बाकी कुछ नहीं पूछेगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा डियर। अब मैं फिर मिटाने वाला हूं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। डियर, स्ट्रेस सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस,
और दूसरा आपका होता है शियर स्ट्रेस। इन दोनों के बारे में पहले समझें। यहां पे एक कंप्रेसिव मेंबर है, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसा है ये? प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इसमें जो राइज रेजिस्टेंस है उसकी बात किया जाए, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, तो यहां पे देखिएगा जो स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव होगा। कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा। तो जब लोड जो है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा होता है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स द्वारा जो रेसिस्टेंस दिया जाता है यूनिट एरिया पर वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। जबकि यहीं पे बात किया जाए यहां पे देखिएगा ये जो फोर्स है वो ये जो प्लेन है उसके क्या है? पैरेलल है। तो लोड लगाने के बाद इसका शेप जो है पहले ये क्यूब की तरह दिख रहा था, अब जो है ये पैरेललोइड की तरह दिखेगा। पहले ये देखिए इस तरह के जैसा है, बाद में क्या हुआ है? समांतर चतुर्भुज के जैसा दिख रहा है। और जैसे ही इस लोड को हटाया जाएगा ये चीज वापस कैसी हो जाएगी? क्यूब के शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबल होगा, स्ट्रेस होगा, वो शियर होगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा आपका वो कौन सा होगा? शियर स्ट्रेस होगा। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन किया जाए तो स्ट्रेस दो तरह का है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और दूसरा शियर स्ट्रेस है। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, एक होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, एक आपका है डायरेक्ट स्ट्रेस, और दूसरा आपका होगा इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। आइए समझते हैं। यहां पर एक प्रिज्मेटिक मेंबर लिया गया है, इस पर एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया गया है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स P लगाया गया है। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है इस एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस देंगे यूनिट एरिया पर, ये जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर ये नॉर्मल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और यहीं पे बात किया जाए, एक मेंबर ले लिया गया है जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड आ रहा है, और इस पर अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए और इसे जांचा जाए तो हम पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा, यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस जो है आपका नॉर्मल डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर एक्सियल टेंसाइल लोड आता है उसे क्या बोला जाता है? टाई बोला जाता है। इसे लिख लीजिएगा आप, टाई। और ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आ रहा होता है और वो जो है वर्टिकल ना हो तो उसे स्ट्रट बोला जाता है। अगर ये वर्टिकल मेंबर होगा तो इसे स्ट्रट ना कह करके इसे क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाएगा। हमने स्ट्रेस का
क्लासिफिकेशन किया है। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है शियर स्ट्रेस। अब हम नॉर्मल स्ट्रेस को क्लासिफाई करते हैं। ये डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में बटा है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर बात किया जाए तो ये दो हिस्सों में बटता है, एक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट स्ट्रेस की। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो एग्जाम्पल है किसका, एक बेंडिंग स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। जी हाँ, ये एग्जाम्पल किसका है, बेंडिंग स्ट्रेस का है। आप अगर कोई सिंपल सपोर्टेड बीम है तो जब सिंपल सपोर्टेड बीम पर लोड लगाया जाता है तो सिंपल सपोर्टेड बीम जो होती है वो क्या कर जाती है, इस तरह से सैग कर जाती है। और सिंपल सपोर्टेड बीम में सबसे बीच में जो हिस्सा होता है उसे न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। और सिंपल सपोर्टेड बीम में जो टॉप फाइबर होते हैं वो किस में होते हैं, टॉप फाइबर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से में ये जो होता है वो कंप्रेशन होता है। जबकि अगर बात किया जाए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के फाइबर में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंशन होता है। और आपने बेंडिंग का फार्मूला पढ़ा होगा, एम बाई आई बराबर सिग्मा बाई वाई। यहीं से जो स्ट्रेस की गणना होगी वो बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो एक इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल है। अब शियर स्ट्रेस की बात किया जाए, यानी जब लोड पैरेलल टू द प्लेन आ रहा है और उसमें रेसिस्टेंस जो आता है यूनिट एरिया पे उसे शियर स्ट्रेस कहा जाता है। शियर स्ट्रेस को सामान्यतः टाउ से डिनोट करते हैं और नॉर्मल स्ट्रेस को सामान्यतः सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो शियर स्ट्रेस दो तरह का होता है डियर। एक शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है, डायरेक्ट शियर। और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट शियर होता है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट शियर का एग्जाम्पल चित्र बना करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं एक क्यूबिकल शेप में कोई बॉडी है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है और इस पर क्या किया जा रहा है, इस पर लगाया जा रहा है आपका आपका शियर फोर्स। आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला हिस्सा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इस पर जो लग रहा है आपका शियर फोर्स वो कितना लग रहा है, शियर फोर्स इस पे लग रहा है एफ का, ये शियर फोर्स है। और ये एरिया कितना है, ए का है। तो अगर इसमें रेसिस्टेंस जो होगा वो जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ बराबर क्या होता है, वो क्या होगा, एफ डिवाइड बाई क्या होगा, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस की, तो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर की बात किया जाए तो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस टॉर्सन में उपजता है। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहां पे होता है, आपका टॉर्सन में होता है। यहाँ पे एक सर्कुलर मेंबर था जिसको क्या किया गया है, पकड़ करके ऐसे ऐड दिया गया है। तो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा स्ट्रेस रहेगा, आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस रहेगा। सही से फिगर नहीं बन रहे, ध्यान दे। ओके, थैंक यू डियर।